नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आप लोग जो है पिछले क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर प्रश्न हम लोग देखे थे, उस पर जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। आज जस्ट उसके आगे जो है हम लोग क्लास शुरू करेंगे। आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ते रहिए और ज़रूरी है आपके अंदर रेगुलरिटी होना। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है, कोरोना है तो हम लोग जो है उसमें अपनी पढ़ाई को कम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बोर्ड आपका एग्ज़ाम जो है टाइम से ही लेने वाला है, ऐसा जो है सूचनाएं जो है दी जा रही हैं, तो अपने टाइम पर ही होगा। तो आप लोग को सही ढंग से तैयारी करना ज़रूरी है और हम लोग सही समय पर अपने कोर्स की समाप्ति भी करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। आगे आप लोग क्वेश्चन लिखिए, शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन लिखिए, दो तार जो समान पदार्थ के बने हैं, समान पदार्थ के बने हैं, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनसे उत्पन्न ऊष्मा की तुलना करें। इनसे उत्पन्न ऊष्मा की तुलना करें। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल connected in series, comparison between heat produced by them, heat produced by them। अब समझिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए कि दो वायर है, सेम मटेरियल का बना है, मतलब कि उसका रो समान है। सेम मटेरियल का कहने का अर्थ ही हो गया कि दोनों तांबा का है, अथवा दोनों चांदी का है, अथवा दोनों जो है मतलब एक ही मटेरियल का बना हुआ है। एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, तो सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में फर्क क्या है कि वहाँ आई समान होता है, धारा जो होता है सभी सर्किट में समान होता है। अब उनसे उत्पन्न ऊष्मा का जो है, हीट का जो है, हम लोग को तुलना करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। मान लिए हम लोग लेट H1 बराबर हीट प्रोड्यूस्ड बाई फर्स्ट वायर, मतलब कि पहले तार से उत्पन्न ऊष्मा, पहले तार से उत्पन्न ऊष्मा। H2 बराबर हीट प्रोड्यूस्ड बाई सेकेंड वायर, दूसरे तार से उत्पन्न ऊष्मा, R1 जो मान लीजिए कि पहले तार का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर मतलब कि पहले तार का प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध
R2 बराबर रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, दूसरे तार का प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध। तो दो तार है जिसका रेसिस्टेंस हम लोग मान लिए कि R1 R2 है, सेम मटेरियल का है, सीरीज में जुड़ा है। सीरीज में जब जुड़ा है तो इसी ढंग से होगा, एक का रेसिस्टेंस है R1 और दूसरे का रेसिस्टेंस है R2, और इसमें करंट जो है I जो है सेम प्रवाहित होता है क्योंकि सीरीज में है। अब H1 और H2 का तुलना करना है। तो देखिए मान लिए होइएगा, ऊपर से मिटा देते हैं। तो चूंकि सीरीज ग्रुपिंग में I समान रहता है, I समान रहता है, I will be same in series grouping, in series grouping। तो H1 बराबर पहले तार से उत्पन्न ऊष्मा, हीट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर, हीट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर, पहले तार से उत्पन्न ऊष्मा। देखिए सूत्र तो बताए हैं कि H बराबर I स्क्वायर RT होता है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। तो पहले तार से देखना होगा, तो I तो आपका दोनों तार के लिए सेम है, दोनों रेसिस्टेंस के लिए सेम है क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो पहले तार से उत्पन्न ऊष्मा जो होगा I स्क्वायर R1 इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि I आपका सेम है, सेम समय के लिए ही हम लोग इसमें करंट जो है देंगे। तो I और T तो आपका सेम हो गया, R1 R2 आपका डिफरेंट है। हीट प्रोड्यूस्ड बाय, इसी तरह से निकालिए सेकेंड वायर, हीट प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड वायर, मतलब कि दूसरे तार से उत्पन्न ऊष्मा, दूसरे तार से उत्पन्न ऊष्मा। तो H2 बराबर जब निकालिएगा तो आपका हो जाएगा कि I स्क्वायर R2 इंटू टी हो जाएगा। इक्वेशन आपका हो गया 2 हो गया। अब थोड़ा सा देखिए तो दोनों में भाग लगा देते हैं तो तुलना हो जाएगा, कंपैरिजन करना है ना, तो दोनों में भाग लगा दीजिए। इसलिए H1 बटा में H2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R1 इंटू टी बटा में I स्क्वायर R2 इंटू टी। तो I स्क्वायर आपका देखिए कट रहा है, तो हम लोग क्या देखें कि H1 बटा में H2 का जो रेशियो होता है वह R1 रेशियो R2 के इक्वल होता है। माने H1 बटा में H2 जो होता है वह R1 बटा में R2 के इक्वल होता है। तो यह सीरीज ग्रुपिंग के लिए हुआ कि दो वायर से यदि ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उनके प्रतिरोध के ही वह अनुपात के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उनके रेसिस्टेंस के अनुपात के बराबर होता है। तो इसे आप लोग नोट कर ले। नोट कीजिए आप लोग। हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तब इस पर देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम आपको बताएंगे। बिल्कुल कठिनाई नहीं है, बशर्ते कि हम लोग रेगुलरिटी के साथ पढ़ते रहेंगे तब अच्छा है। देखिए क्वेश्चन, दो तार समान पदार्थ के बने हैं,
एक दूसरे से समानांतर क्रम में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनसे उत्पन्न ऊष्मा की तुलना करें। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सीरीज के जगह पर पैरेलल कर दिए हैं कि 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। Find the ratio of heat produced by them, heat produced by them। देखिए पैरेलल में जुड़े हैं तो उनसे जो है उत्पन्न ऊष्मा की तुलना कीजिए। तो पैरेलल में देखिए आई समान नहीं होता है, डिफरेंट होता है, प्रत्येक ब्रांच में जो होता है इस ढंग से पैरेलल में होता है। गौर कर लीजिए, ये 2 वायर हो गया, एक हो गया आपका R1 और एक हो गया R2 रेसिस्टेंस का। अगर यहाँ से I करंट देते हैं तो इसमें I1 जाता है तो इसमें I2 जाता है, मतलब कि करंट जो होता है पैरेलल ग्रुपिंग में डिफरेंट होता है जबकि सीरीज में सेम होता था। तो अब इसमें जो है हम लोग इसमें ऊष्मा उत्पन्न निकालना होगा, इसमें कितना ऊष्मा निकलेगा वो भी निकालना है, अतः दोनों का कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि कितना हुआ। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, चलिए इसे मिटा देते हैं। कि लेट H1 बराबर हीट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर से उत्पन्न ऊष्मा, पहले तार से उत्पन्न ऊष्मा, और H2 बराबर मान लीजिए कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड वायर, मतलब कि दूसरे तार से उत्पन्न ऊष्मा, दूसरे तार से उत्पन्न ऊष्मा। R1 बराबर मान लिए कि रेसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, पहले तार का प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध, और R2 बराबर रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर, मतलब कि दूसरे तार का प्रतिरोध। और पहले तार में करंट मान लीजिए कि I1 बह रहा है, दूसरे तार में I2 बह रहा है। फिगर दिखा दीजिएगा, देखिए लिख देते हैं कि I1 बराबर करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट वायर, मतलब कि पहले तार से प्रवाहित धारा, पहले तार से प्रवाहित धारा। और I2 बराबर मान लिए कि करंट पासिंग थ्रू सेकेंड वायर, दूसरे तार से प्रवाहित धारा। हो गया। अब देखिए पहले तार से उत्पन्न ऊष्मा H1 निकालिए, तो H1 बराबर हम लोग लिखते I² RT सूत्र होता है। तो पहले तार से तो I1 धारा है तो I1² हो गया और R1 × T हो जाएगा। इक्वेशन मान लीजिए कि 1 हो गया। और H2 बराबर I2² R2 × T हो जाएगा, इक्वेशन हो गया 2। ये हो गया आपका फर्स्ट वायर से और ये हो गया आपका सेकेंड वायर से उत्पन्न ऊष्मा। इतना तो हो जाएगा, क्लियर है। देखिए
पैरेलल में जुड़ा है तो I1 आपका डिफरेंट हो गया, I1 I2 हो गया फर्स्ट और सेकंड में, और R1 R2 रेसिस्टेंस हो गया, T तो आपका टाइम है जो कि दोनों में सेम टाइम के लिए प्रवाहित हुआ है करंट। अब देखिए इसको मिटा देते हैं ऊपर में, तब लिखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिखते रहिएगा। अब आप डिवाइड कीजिए कि H1 बटा में H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 इंटू टी बटा में I2 स्क्वायर R2 इंटू टी हो गया। तो T आपका कटेगा तो हो गया आपका कि H1 बटा में H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 बटा में I2 स्क्वायर R2 हो गया। एक सूत्र यह निकला। लेकिन अब देखिए कि पैरेलल ग्रुपिंग में भी समान रहता है, पोटेंशियल भी का मान जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मान जो होता है वह समान होता है। किसमें? पैरेलल ग्रुपिंग में। हम कहते हैं कि सीरीज में I समान होता है, पैरेलल में भी समान होता है। तो इन पैरेलल ग्रुपिंग V इज सेम, मतलब कि समानांतर क्रम में भी समान रहता है, तो सूत्र होता है कि V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो I बराबर आपको लिखना होगा तो क्या कहिएगा कि V बटा में R सूत्र हो जाएगा। देखिए R से भाग लगा देंगे तो V बटा में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब I1 बराबर लिखना होगा इसी तरह से, तो I1 बराबर आप क्या कहते हैं कि V बटा में R1 हो जाता है, और I2 लिखना होता तो V बटा में R2 हो जाता है। इसमें V1 V2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि पैरेलल में भी समान होता है। अब I1 और I2 दोनों मान को यहाँ पर रखिए, तो इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, तो H1 बटा में H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर की जगह पर V स्क्वायर बटा में R1 स्क्वायर हो गया, इंटू R1 है, बटा में V स्क्वायर बटा में R2 स्क्वायर इंटू R2 हो गया। तो V स्क्वायर आपका कट रहा है, यहाँ पर एक R1 भी कट रहा है, यहाँ भी एक R2 कट रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि H1 बटा में H2 जो होगा, यहाँ देखिए R2 जाएगा ऊपर, तो आपका मान हो गया कि R2 बटा में R1 हो गया। ये हीट प्रोड्यूस्ड हम लोग किसके लिए निकाल दिए? पैरेलल ग्रुपिंग के लिए निकाल दिए। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा। आगे बढ़ा जाए, नोट कर लीजिए, मिटा दे। बिल्कुल ध्यान पूर्वक जो है घर पर बैठ करके और सही ढंग से सही समय पर अपना एक रूटीन बनाइए, और रूटीन के अनुसार जो है आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। फरवरी मार्च में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, और उस एग्जाम को देखते हुए भी आप लोग को रेगुलरिटी के साथ पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए NB में लिख लीजिए, इस बात को, सूत्र को नोट कर लिया जाए कि फॉर सीरीज ग्रुपिंग के लिए H1 बटा में H2 का जो मान होता है वह R1 बटा R2 के बराबर होता है। इसका अर्थ हुआ कि H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R का। इसमें
सीरीज ग्रुपिंग में होता है। पहला बात हो गया। दूसरा बात कि फॉर पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग क्या देखें कि H1 बटा में H2 का जो मान होता है वह R2 बटा R1 के इक्वल होता है। इसका मतलब कि H जो है R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पैरेलल ग्रुपिंग में। नोट कर लीजिए इसे भी। हो गया। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं आप लोगों को। दो तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 3 ओम और 4 ओम है, एक दूसरे से तो चलिए आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए। इस पर आप लोग को एग्जांपल दे देते हैं कि दो तार जिनके रेसिस्टेंस जो है 3 ओम और 4 ओम है, एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हैं और इनसे उत्पन्न ऊष्मा का आप लोग को तुलना करना है कि क्या होगा। 4 चॉइस भी दे देते हैं। पहला चॉइस है 3:4, बी में लिखिए 4:3, सी में लिखिए 3:5 और सी में लिखिए कि 4:5। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, किसमें जुड़ा है दोनों? कनेक्टेड इन सीरीज में जुड़ा है। दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ा है और श्रेणी क्रम में हम आपसे कहे हैं कि H1 बटा में H2 जो होता है वह R1 बटा में R2 के बराबर होता है। सीरीज के लिए कहें तो देखिए, तो R1 का मान दिया ही हुआ है, R2 का मान दिया ही हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सिर्फ सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक बना दीजिएगा कि 3 बटा में 4 हो जाएगा। तो H1 रेशियो H2 जो होगा वह 3:4 के बराबर हो जाएगा। 3:4 के बराबर हो जाएगा। बना लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर हम कर देते हैं पैरेलल में जुड़े, समानांतर क्रम में जुड़े, कनेक्टेड इन पैरेलल रेस्पेक्टिवली। पैरेलल रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड बाय देम। चॉइस भी यही बना देते हैं। अब देखिए तो आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी लिखिए कि दो वायर जिनके रेसिस्टेंस 3 ओम और 4 ओम है, एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हैं और इनसे उत्पन्न जो है ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। अब देखिए पैरेलल में क्या कहे हैं कि फॉर पैरेलल के लिए हम कहे हैं कि H1 बटा में H2 का जो मान होता है वह R2 बटा R1 के बराबर होता है। पैरेलल में कहे हैं। क्लियर है आप लोगों को? अब मान रखिए R2 का मान दिया हुआ है तो देखिए 4 और R1 का मान दिया हुआ है 3। तो H1 रेशियो H2 का जो मान होगा वह 4:3 के इक्वल होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव अब आप लोग बना दीजिएगा। 4 रेशियो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? बना लीजिए इसको।
अब देखिए आप लोग थोड़ा इसको बना लिए तो आगे बढ़ा जाए। एकदम बिल्कुल मन लगा करके पढ़ते रहिए, ऐसे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बना दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है कि दिए गए परिपथ में 4 ओम के प्रतिरोध से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? और प्रतिरोध आप लोग दे दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल है और इससे 2 रेसिस्टेंस जोड़ दीजिए। यह 2 ओम है और इसको मान लेते हैं 4 ओम। 12 वोल्ट का बैटरी मान लीजिए कि जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन है आपका कि 4 ओम से कितना जो है ऊष्मा उत्पन्न होगा। देखिए आपको क्या कहा है क्वेश्चन में कि फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड बाई 4 ओम रेसिस्टर। 4 ओम रेसिस्टर से कितना हीट जो है प्रोड्यूस्ड होगा। तो H बराबर तो आप सूत्र जानते ही हैं कि I²RT होता है। और इस सीरीज में जब जुड़ा हुआ है तो सीरीज में तो किसी भी रेसिस्टेंस से सेम करंट ही फ्लो करता है। तो आपको पहले I का मान निकालना होगा। I का मान निकालने के लिए यहाँ से आप I करंट दीजिए और देखिए अब हल करते हैं। मान लीजिए कि यह A है, यह B है, यह C है, यह D है। पहले आप I निकालिए। I निकालने के लिए आपको बैक में बताए हुए हैं। बैक का वीडियो आप लोग देखिएगा तो आप लोग को मालूम हो जाएगा। यहाँ से शुरू कीजिएगा तो VA, इसमें प्लस 12 पर छोड़िएगा तो 12, यहाँ आइए -4I हो जाएगा, करंट की दिशा में है। यहाँ देखिए -2I हो जाएगा, बराबर VA लिखेंगे तो VA आपका कट गया तो 12 बराबर हो गया आपका 6I। इसका मतलब कि I बराबर आपका 2 एम्पियर हो गया। करंट हम लोग निकाल लिए। जब करंट निकल गया तो अब इससे उत्पन्न ऊष्मा निकालिए कि हीट प्रोड्यूस्ड बाई 4 ओम रेसिस्टर। 4 ओम के रेसिस्टर से उत्पन्न ऊष्मा, 4 ओम के प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा। देखिए तो सूत्र कहता है कि I²RT होता है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा बना लीजिए कि 1 मिनट में, समय भी दे दीजिए 1 मिनट में। देखिए अब थोड़ा तो I का मान दिया हुआ है आपका, निकल गया 2 ओम, तो 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो गया? 4 हो गया। R का मान जानते हैं कि 4 ओम से पूछा है तो R की जगह पर 4 दे दीजिए। अब देखिए I² रख दिए, R भी रख दिए। T का मान हम यहाँ पर दे दिए हैं कि 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ना ही रहने दीजिए, उसको सेकंड में बदल दीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप हल कीजिए कि 4 4 का 16 और 16 6 का 96 होता है तो 960 जूल आपका आंसर हो गया। इस ढंग से आप क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। उतार लीजिए। बन गया होगा, आगे बढ़ा जाए।
देखिए इसी में एक टास्क देते हैं आप लोग बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है इसका जवाब भेजिएगा। तो एक टास्क लिखिए आप लोग। क्वेश्चन यही है, आप लोग को सिर्फ सर्किट बदल देते हैं। आप लोग को ट्राई करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है जवाब भेजना है। देखिए 12 वोल्ट का यह बैटरी हो गया, मान लीजिए कि 12 वोल्ट मान लिए हम, और इससे 2 रेसिस्टेंस जुड़ा है, एक 2 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा है और एक 4 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो एक पैरेलल में हो गया ना, यह पहले वाला में सीरीज ग्रुपिंग था, अब हम आपको पैरेलल ग्रुपिंग में ही क्वेश्चन दे दिए। जबकि जानते हैं कि पैरेलल में जो है करंट समान नहीं होता है, इसमें अगर I1 करंट बहेगा तो इसमें I2 निकल बहेगा, तो I2 का मान निकालिएगा तबे जो है आप इससे हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। तब तक हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। इसको उतार लीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन ये लिख लिए होइएगा, आप लोगों को इसका जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आप लोग आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी also write down its unit। मतलब कि विद्युतीय ऊर्जा को परिभाषित करें, ऊर्जा को परिभाषित करें तथा इसका मात्रक बताएं। इसका मात्रक बताएं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF V in maintaining the current I in the electrical circuit। पहले नोट कीजिए तब समझा देते हैं। हो गया? चलिए देखिए, लिखिए इसको। विद्युतीय ऊर्जा किसी विद्युत परिपथ से I धारा प्रवाहित होने पर भी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो तो परिपथ द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कहिए, उत्पन्न ऊष्मा चाहे किया गया कार्य यानी वर्क डन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। देखिए, कहने का अर्थ हुआ कि I धारा प्रवाहित करते हैं सर्किट से तो भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रोड्यूस होता है उसमें, तो किया गया वर्क डन जो है W जो है, चाहे उत्पन्न ऊष्मा जो है उससे हीट प्रोड्यूस H जो है, उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा, वह हुआ आपका H बराबर, तो सूत्र कहे हैं कि I² RT हुआ कि W बराबर H
बराबर आई स्क्वायर क्या होता है, आर टी होता है। तो आई स्क्वायर आर टी ही हो गया आपका क्या चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। अब इसको थोड़ा सा और में चेंज कीजिए कि V बराबर भी सूत्र होता है आई आर, V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो W बराबर जब निकालिएगा तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इंटू आई आर इंटू टी। देखिए तो आई स्क्वायर आर टी लिखें, लेकिन आई आर के जगह पर V लिख दिए, तो W बराबर आप सूत्र कह सकते हैं कि V आई टी हो गया। एक सूत्र यह भी हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एक सूत्र आपका ये भी हुआ। और भी आप सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे चूंकि I बराबर आप सूत्र कहते हैं कि V बटा में R होता है। तो I का मान यहाँ रख के देखिए, तो W बराबर क्या होगा कि V इंटू V बटा में R, I के जगह पर रख दिया इंटू टी। तो हल कीजिएगा तो W बराबर आपका हो जाएगा V स्क्वायर टी बटा में R, V स्क्वायर टी बटा में R हो गया। इसका मतलब हुआ देखिए ऊपर से मिटा देते हैं इतना, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका पहला सूत्र हुआ आपका आई स्क्वायर आर टी, दूसरा सूत्र हुआ आपका वी आई टी, और तीसरा सूत्र हुआ कि वी स्क्वायर टी बटा में आर होता है। इन तीनों सूत्र को आप लोग जो है नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हो गया। अब यूनिट की बात की जाए, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट आपका जूल होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस यूनिट यदि लिखिएगा इसका तो कैलोरी होता है, कैलोरी होता है। एक व्यापारिक यूनिट भी होता है, कमर्शियल यूनिट कहिए उसको, कमर्शियल यूनिट, व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक। इसमें हम लोग बीओटी में मापते हैं इसको, बीओटी यूनिट होता है जो कि 1 kWh के बराबर होता है, मतलब कि किलोवाट घंटा भी जो होता है इसी का यूनिट होता है। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब आप लोग इसको नोट कर लिए होइएगा तो आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, और एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए। विद्युतीय शक्ति को परिभाषित करें, शक्ति को परिभाषित करें तथा इसका मात्रक बताएं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर ऑल्सो राइट डाउन
इट्स यूनिट। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर बिल्कुल इजी है, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग मैट्रिक क्लास में भी पढ़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट is called इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि किसी विद्युत परिपथ द्वारा, किसी विद्युत परिपथ द्वारा यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड होता है, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि इकाई समय में जितना जो है विद्युतीय ऊर्जा खपत होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ द्वारा इकाई समय में खपत ऊर्जा, खपत ऊर्जा विद्युतीय शक्ति कहलाता है। विद्युतीय शक्ति कहलाता है। देखिए तो विद्युतीय ऊर्जा मतलब कि किया गया कार्य वर्क डन हो गया, तो वर्क डन बटा में टाइम हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पावर। तो आप क्या कहेगा कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर वर्क डन बटा में टाइम, वर्क डन बटा में टाइम हो गया, W बाई टी हो गया। और अभी W का आपको सूत्र बताए हैं, वर्क डन का सूत्र क्या बताए हैं कि I स्क्वायर RT होता है, बटा में टाइम T हो गया, T कटा लीजिए तो P बराबर आपका सूत्र हो गया I स्क्वायर R। इससे भी आप 3 सूत्र निकाल लीजिए। देखिए इस ऊपर से मिटा देते हैं। देखिए P बराबर सूत्र आया I स्क्वायर R। फिर वही चीज कीजिए कि I बराबर तो होता है V बटा में R, तो I के जगह पर यह मान रखिएगा तो P बराबर कहेंगे कि V स्क्वायर बटा में R इंटू R। एक R कट जाएगा तो P बराबर सूत्र हो जाएगा V स्क्वायर बटा में R। और भी चूंकि V बराबर IR भी सूत्र होता है, तो V के जगह पर मान रख दीजिए कि I स्क्वायर R स्क्वायर बटा में R हो गया। दूसरे रूप में आप निकालिए, R का मान रख दीजिए, R बराबर होता है V बटा में I होता है। तो R का मान यहाँ रखिएगा तो P बराबर क्या होगा कि V स्क्वायर बटा में V और ऊपर चल जाएगा I, एक V कट जाएगा तो P बराबर VI भी आपका सूत्र हो गया। तो इलेक्ट्रिकल पावर का 3 सूत्र हुआ। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता था उसमें से T हटा दीजिए तो बाकी जो बच गया वो आपका इलेक्ट्रिकल पावर का सूत्र हो गया। तो देखिए आपका सूत्र क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर, पहला सूत्र हो गया आपका I स्क्वायर R, दूसरा हो गया V स्क्वायर बटा R, और तीसरा हो गया आपका VI होता है। ये तीनों सूत्र आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी यह पूछता रहता है परीक्षा में कि इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वह किसके बराबर होता है, V स्क्वायर बटा R के होता है। यही ज़्यादा चॉइस में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर का सूत्र क्या होता है, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा बात आगे बढ़ते हैं।
कि P बराबर हम लोग सूत्र लिखे हैं VI, V इंटू I लिखे। P का यूनिट भी आपको लिखवाएंगे कि वाट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। इसका यूनिट होता है V का वोल्ट होता है, और I का आपका एम्पियर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वाट बराबर भी जो होता है वह वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। नोट कीजिए इसको। हो गया आप लोग का? चलिए इसको नोट कर लीजिए ऊपर में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट जो होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का SI यूनिट वह होता है आपका वाट। वाट होता है। ऐसे मैकेनिकल वर्क के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए मतलब यांत्रिक कार्य के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट होता है वह होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर होता है, याद रखिएगा। और 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे और याद भी रखेंगे। नोट कीजिए कुछ क्वेश्चन। सही ढंग से आप लोग को बनाते रहना है। क्वेश्चन जो है पढ़ते रहिएगा। अब देखिए कुछ आप लोगों को न्यूमेरिकल बता देते हैं। इस पर क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम फॉर 7 मिनट, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कि 10 ओम का प्रतिरोध का एक तार है, उससे जो है 2 एम्पियर का करंट जो है 7 मिनट के लिए प्रवाहित होता है। तो हीट प्रोड्यूस्ड का मान क्या होगा, यही आप लोग को निकालना है। आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता भी है परीक्षा में। देखिए H बराबर आप जानते हैं कि I² होता है। I² होता है। आपको I दिया हुआ है 2 एम्पियर है, R दिया हुआ है कि 10 ओम है, और T दिया हुआ है आपका कि 7 मिनट है। 7 मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिएगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 60 = 420 सेकंड हो जाएगा। अब आप इस मान को यहाँ रखिए। तो देखिए, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, R का मान 10 है और इसका मान है 420, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 हो गया, और 0 0 इतना जूल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि कैलोरी में आपको चॉइस बना दे, तो कैलोरी में बदलने के लिए क्या कीजिएगा कि 4800 में 4.2 से भाग दे दीजिएगा। 4.2 से भाग दीजिएगा तो जूल जो होगा वह किस में बदल जाएगा, कैलोरी में बदल जाएगा। अब जो आपका आंसर आएगा वह आपका होगा कैलोरी में। तो अब आप इसको हल कीजिए।
जब हल कीजिएगा तो यहाँ दशमलव पहले हटाइए, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 7 से कटेगा तो 7 छक 42, इसको कटाइए 7 दूनी 14, 2 गया 7 चौक 28, 2400 हो गया। फिर 6 से भी कट रहा है 412, 6 चौके 24, तो H बराबर आपका हो गया 4000 कैलोरी हो गया। तो कैलोरी में कहेगा तो 4000 हुआ, और आपको जूल में कहेगा तो 16800 जूल हो गया। जैसे ही जूल में बनाइएगा, आज यदि मान लीजिए कि कैलोरी में आपको 4 चॉइस दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो 4.2 से तुरंत जो है उसमें भाग लगा दीजिएगा, तो आपका वह मान किस में बदल जाएगा, कैलोरी में बदल जाएगा। अथवा कैलोरी में दिया हुआ है तो जूल में बदलने के लिए 4.2 से गुणा कर लीजिएगा, वैसे भी बदल सकता है। आप इसको बना लीजिए। तो चलिए बन गया होगा। अगले क्लास में जो है आज हम लोग इतना ही पर क्लास समाप्त करेंगे। अगले क्लास में इससे संबंधित और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जो है हम लोग लेकर के आएंगे और उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और इसे शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।